बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 7। आईकिप ने चेंज इन दी टैक्स रेट पे 3 दफ़ा सवाल पूछा है। ये सवाल रिपीट हुआ है, एक दफ़ा सितंबर 14 में, सितंबर 17 में और सितंबर 19 में ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, जब सितंबर 14 में सवाल आया तो उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह थी कि अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1919 रूल्स मेड देयर अंडर, क्या लिखना है, नंबर 2 पैरा है, उस पर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। फिर सितंबर 17 में जुबैर हैज रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम, ई पैरा है, हाउ टू डील विथ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ पीरियड, टैक्स पीरियड। फिर सितंबर 19 है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर, ब्रीफली डिस्क्राइब किया फॉलोइंग ट्रीटमेंट चेंज इन द रेट। तो चेंज इन द रेट पे ये सवाल 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें जो है हमने लिखनी है। सबसे पहले जब सप्लाई हमारा यानी लोकल सप्लाई है उस केस में क्या होता है, और हमारा सप्लाई जब इंपोर्ट से रिलेटेड यानी परचेज होती है तो क्या होता है, ये बात हमने लिखनी है। पहले हम आते हैं नॉर्मल लोकल सप्लाई पे। इस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो जब हम सप्लाई करते हैं तो उससे रेलिवेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लोकल सप्लाई is the rate which is applicable at the time of supply, at the time of supply। ये चीज़ एग्जामिनर आपसे आपकी देखेगा यहाँ पे। यानी अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो जो एप्लीकेबल रेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ सप्लाई पे, कि सप्लाई कब हुआ। इसकी थोड़ी सी समझाने के लिए वजाहत कर रहा हूँ कि अगर किसी मंथ में चेंज हो गया रेट, तो रेट चेंज होने से पहले जो सप्लाईज हुई थी उस पे पुराना रेट होगा और रेट चेंज होने के बाद की सप्लाईज पे नया रेट होगा। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह आएगी कि इफ देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, अ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be charged to tax at the rate which is in force at the time of supply। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ और वो है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स की सूरत में अगर रेट चेंज हो तो क्या होगा, सबसे पहले इंपोर्ट में एप्लीकेबल रेट होता है, यानी इसकी 3 डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जिसमें होम कंजप्शन के लिए गुड्स इंपोर्ट हुई है। सेकंड सिचुएशन है कि हमने गुड्स को क्लियर करवाया है वेयर हाउस से। इन 2 सिचुएशंस को नोट कर लें। इन 2 सिचुएशंस में एप्लीकेबल रेट क्या होता है, द रेट विच इज़ इन फोर्स on the day the GD is presented। GD या बिल ऑफ एंट्री, GD is presented, जिस दिन हम GD कस्टम्स के पास प्रेजेंट करते हैं उस दिन का रेट एप्लीकेबल बन जाता है। मगर अगर हमने GD एडवांस में पेश किए, एडवांस का मतलब है कि अभी हमारी शिप जो माल लेके आ रही है माल पहुंचा नहीं है, उससे पहले हमने GD पेश कर दी, तो उस केस में एप्लीकेबल रेट कब होगा। इसमें एक टर्म नोट कर लो, कन्वेयंस सवारी को कहते हैं। दूसरा टर्म नोट कर लो, मैनिफेस्ट। ये मैनिफेस्ट क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो शिपिंग कंपनी या एयरलाइनर पोर्ट अथॉरिटीज़ को देते हैं कि ये गुड्स और ये लोग आए हैं, लिस्ट होती है एक। तो इन केस GD इज़ प्रेजेंटेड इन एडवांस, तो रेट एप्लीकेबल कौन सा होगा, the rate which is in force on the date on which the manifest is presented। manifest is presented, ठीक है। manifest किसे कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें गुड्स और लोगों की लिस्ट होती है। जिस दिन ये प्रेजेंट होगा उस दिन का रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। ये 3 सिचुएशन हो गई। आखिरी पॉइंट क्या लिखेंगे कि अगर जो भी एप्लीकेबल रेट था विद इन 7 डेज पे होना चाहिए था, अगर इस दौरान रेट चेंज हो गया और 7 डेज में पेमेंट नहीं हुई तो पेमेंट वाला रेट एप्लीकेबल बन जाएगा।